तो कैसे हैं आप लोग? आई नो थोड़ी हैरानी हो रही होगी बिकॉज मैं नहीं दिख रही हूँ. ऑफकोर्स स्क्रीन दिख रहा है आपको पर मैं नहीं दिख रही हूँ. बट एज यू नो अभी कुछ टाइम से वीडियोस जो थे वो इरेगुलर थे, वीडियोस प्रॉपरली नहीं डल पा रहे थे. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था बेटा क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है एंड यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ गेस्ट इन हाउस एंड ऑल. तो नहीं मिलता है टाइम ऐसा कि आप बिल्कुल अलोन टाइम कैमरा फेसिंग करके वीडियो बना सको. बट आई नो कि आपका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है इससे. तो वॉट आई हैव डिसाइडेड कि आई विल पोस्ट मोर देन 3-4 वीडियोज़ एवरी डे एंड आई विल कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो मतलब मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी छोटे छोटे से टॉपिक्स जो बच गए हैं, भले वो लेबर लॉ का हो, कंप्यूटर का हो, ठीक है, जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीक में मतलब संडे मंडे तक कंप्लीट करा दूँ. ठीक है, तो बेयर विथ मी फॉर अ टाइम. ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले इंश्योरेंस. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑडिटिंग और जिनको भी नोट्स की ज़रूरत है आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं बेटा. ऑलरेडी व्हाट्सएप लिंक हमारा दिया हुआ है. ठीक है, तो आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, फिर मैं दिख नहीं रही हूँ तो आप मेरे एक्सप्रेशंस नहीं देख सकते. बट क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर आपका जो कंटेंट है वो प्रॉपरली जा रहा है तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो थोड़ा सा अभी एक हफ्ते के लिए मैनेज कर लीजिए. ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस होता क्या है. ठीक है, आपने मैंने सब ने कभी ना कभी इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा, है ना. कभी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं. तो बेसिकली अगर किसी भी लेमैन इंसान से पूछा जाए कि भैया ये इंश्योरेंस क्या होता है, तो वो आपको बताएंगे कि भाई कोई नुकसान है उससे बचने के लिए हम एक प्रीमियम पे करते हैं और वो कंपनी उसका नुकसान उठाती है ना. आपने देखा होगा गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है. तो इस तरह से तो इंश्योरेंस क्या है बेटा, तो एक सिंपल डेफिनेशन में मैं लिख सकती हूँ कि इंश्योरेंस इज़ अ मैकेनिज्म. इंश्योरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है बाय विच अ पर्सन. देखो बेटा, अगर हाथ से नोट बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप बाय कर लेना. ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप पे इसके लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे एक इंसान जो कि किसी पोटेंशियल रिस्क से एक्सपोज्ड है. ठीक है, कोई ऐसा बंदा है जिसको हो सकता है कि कोई पोटेंशियल रिस्क हो, किसी चीज़ का रिस्क हो. ठीक है, अराइजिंग आउट ऑफ इवेंट्स बियॉन्ड हिज कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में नहीं है, ऐसे कुछ सी इवेंट से उसको रिस्क हो और उस रिस्क के कारण वो क्या करना चाहता है कि अपने फाइनेंशियल रिस्क को, ठीक है, ट्रांसफर्स हिज फाइनेंशियल लॉस टू अ थर्ड पार्टी. ठीक है, आफ्टर पेइंग अ प्रीमियम. तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे कोई भी बंदा जिसको कोई रिस्क है, किसी चीज़ का रिस्क है और उस चीज़ से रिस्क है जिस वो उसके हाथ में ही नहीं है. जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट, वो किसी के हाथ में नहीं होता है बेटा, है ना, कोई जानबूझ के तो नहीं करता. मान लेते कोई एक्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, कहीं पे आग लग गई या फिर कहीं बाढ़ आ गया, कुछ भी ऐसा रीज़न है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसके कारण से जो भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा है उससे बचने के लिए अगर हम थर्ड पार्टी को अपॉइंट कर दें, उनको हर महीने एक प्रीमियम भरें और कहें कि भैया अगर हमारा ये लॉस होता है तो आप इसका पूरा जिम्मेदारी उठाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस. ठीक है, तो अब हेल्थ इंश्योरेंस है तो उसमें क्या होता है, यही होता है ना कि एक बंदा है भाई और वो बंदा क्या करता है कि अपने प्रीमियम, मान ले हेल्थ इंश्योरेंस लिया, ठीक है, तो कोई कंपनी है उसको मैंने हर महीने प्रीमियम भरा, मान ले 1,000, 2,000, 3,000 का एक प्रीमियम भरा. और प्रीमियम भरने के बाद अल्टीमेटली जब मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ भाई क्या कहते हैं, कल को अगर मुझे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई तो मुझे पैसे भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जो मैंने थोड़ा सा प्रीमियम भरा था, अब वो पूरी जिम्मेदारी किसकी है, वो थर्ड पार्टी कंपनी की है. ठीक है, तो इसको डायग्राम फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो ये इस तरह से बना सकती हूँ कि भैया ये पर्सन है, ठीक है, और उसके ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क हैं क्योंकि जो हर सबके ज़िंदगी में ही होते हैं, है ना, तो सबके ज़िंदगी में है. तो भाई इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत सारे रिस्क हैं और इस रिस्क के कारण इसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है. देखो बेटा, अब जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि कोई और नहीं उठा सकता. ठीक है, अगर किसी की डेथ हो गई तो वो कोई और बंदा इसका दुख नहीं झेल सकता, पर जो भी फाइनेंशियल लॉस है ना उसको ये कवर करने की बात करता है. ठीक है, तो कोई रिस्क है, अब फाइनेंशियल लॉस का रिस्क है, तो उन्होंने क्या किया कि अपना ये रिस्क जो है वो किसको दे दिया, थर्ड पार्टी को दे दिया. ठीक है, और बदले में इसको क्या दिया, बदले में दिया प्रीमियम, क्योंकि कोई आपका रिस्क क्यों लेगा भाई, आपके रिश्तेदार थोड़ी हैं, रिश्तेदार भी नहीं लेते आजकल रिस्क, तो है ना. तो बदले में आपने उनको क्या दिया, प्रीमियम दिया. अब ये जो थर्ड पार्टी है, मान ले कोई सी भी कंपनी है, तो उसको हम बोलते हैं इंश्योरर. क्या बोलते हैं बेटा, इंश्योरर. इसमें कुछ चीज़ें हैं बेटा जो टेक्निकल हैं और वो आपको पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसे ही सिंपल सा आ जाएगा, लेकिन आप सोचोगे कि अरे पढ़ के जाते तो बढ़िया रहता है ना. तो एश्योरेंस अंडर राइटर, ठीक है,
या तो इसको इंश्योरर कहेंगे या तो एश्योरेंस अंडरराइटर कहेंगे, ठीक है। और ये जो पर्सन है इसको हम बोलेंगे इंश्योर्ड, है ना, क्योंकि अब ये भैया इनका झंझट चला गया, तो ये है इंश्योर्ड, और बदले में ये प्रीमियम भर रहे हैं, और उनके बीच में बनेगा एक एग्रीमेंट बनेगा इन राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं पॉलिसी। कहते हैं ना कि हमने पॉलिसी ले रखी है और वो पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो फिर पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा फंक्शन रहेगा, ठीक है। अब देखिए कि इंश्योरेंस वर्क, ये तो आपको इंश्योरेंस का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखो इंश्योरेंस वर्क कैसे करता है, हाउ डज इंश्योरेंस वर्क। तो बेसिकली क्या है कि इंश्योरेंस एक ऐसा मेथड है जहाँ पे आप पूलिंग ऑफ रिस्क करते हो, यानी अपना रिस्क किसी और को टिका देते हो, है ना। अपना रिस्क किसको दे देते हो, कंपनी को दे देते हो, कंपनी का बेसिकली यही काम है। अब इंश्योरेंस कहीं ना, अब कंपनी वाला कोई उसके यहाँ ऐसे पैसे के पेड़ थोड़ी लग रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एक कोऑपरेटिव डिवाइस की तरह वर्क करता है। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, मान लेते हैं कि एक कोई विलेज है, ठीक है, दिस इज़ अ विलेज। अब ये जो विलेज है बेटा, इसमें लगभग 500 घर हैं, 500 हाउसेस, ठीक है। अब 500 घर हैं इस विलेज में, और हर साल ऐसा होता है कि फ्लड आ जाता है, ठीक है। और हर साल फ्लड के कारण क्या है कि 10 हाउस जो है वो डेमोलिश हो जाते हैं, ठीक। अब ये 500 घर जो है, अब ये पता नहीं है कि किसका घर डेमोलिश होगा, किसी का भी हो सकता है। तो ये 500 लोगों ने क्या किया, एक पॉलिसी ले लिया, ठीक है, जिसमें ये 500 लोग क्या करते हैं कि 2-2 हज़ार रुपये पर महीने पैसे जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कल को कोई बड़ा लॉस आया तो भाई उनको इससे सेफ्टी मिल सके। तो इंश्योरेंस वाले क्या करेंगे कि सबसे 2-2 हज़ार लेंगे, और ये जो 10 घर जो हर साल डेमोलिश हो जाते हैं उनको ये पैसे दे देंगे। तो अल्टीमेटली क्या इंश्योरेंस वाला कुछ कर रहा है इसमें, वो अपने घर से पैसे ला के दे रहा है क्या? ऑफकोर्स नहीं दे रहा है। तो कौन दे रहा है पैसे भाई? तो पैसे यही लोग आपस में मिलजुल के दे रहे हैं। लेकिन इसलिए भाई, तो ये इसीलिए कहते हैं कि इंश्योरेंस क्या है बेटा, ये कोऑपरेटिव डिवाइस है, अ कोऑपरेटिव डिवाइस, ठीक है, अ कोऑपरेटिव डिवाइस where risk is spread across large insurable public। रिस्क जो है बेटा वो ज़्यादा लोग मिलकर, अब देखो ना, हेल्थ इंश्योरेंस ही है, बहुत सारे लोग लेते हैं क्या, हर कोई बीमार पड़ जाता है। लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, एक्सीडेंट क्लेम्स हैं, तो ये बहुत सारे लोग लेते हैं क्या, पर क्या कोई भी चाहेगा कि उसका एक्सीडेंट हो जाए? और जिनका नहीं होता है पैसे तो वो भी भर रहे हैं ना, तो वही सारे पैसे मिला के जिनका होता है उनको दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक कोऑपरेटिव डिवाइस है, ठीक है। इंश्योरेंस का जो प्रिंसिपल है ना बेटा, मतलब जो एम है, जो मोटो है, वो बहुत मतलब क्लियर है कि ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल। मीनवाइल बेटा देखो, आपकी प्रैक्टिस के लिए वी आर रेगुलरली पोस्टिंग क्वेश्चंस, है ना, रोज हम 20, 25, 30 क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या है कि अपने डेली प्रैक्टिस के लिए क्विज की तरह लगेगा क्वेश्चन, है ना, तो फटाफट से आप लगाया करो रोज, ठीक है। इससे क्या है कि आपको क्विक जो थॉट होता है ना, क्विक आंसर आना, वो आएगा, ठीक है। तो ऐसा मिस नहीं करना, ये नहीं कि आलस खाना कि अरे ठीक है लगाएंगे कभी और, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अरे ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भैया, इसको क्या हो गया, चलो बढ़ रहा है, बड़ा झंझट है, नहीं कोई नहीं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या क्या काम है, तो चलिए जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या क्या है। लेट अस सी। हाँ बेटा चिंता नहीं करना, ठीक है। अभी क्या है कि मैं आपको 3-4 दिन में ज़्यादा सेशंस ला करके कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना। तो क्या क्या है बेटा फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, क्या क्या है? तो ये प्रोवाइड सर्टेनिटी, ये क्या करती है, सर्टेनिटी प्रोवाइड करती है। सर्टेनिटी किस चीज़ की? ऑफ पेमेंट की, क्योंकि देखो बेटा पैसे का जो लॉस होता है ना, तो इंसान बहुत मेहनत से कमाता है ना। कोई भी चीज़ का अगर कोई नुकसान हो गया तो इंसान उसको बहुत मेहनत से उसने कमा रखा है, तो अल्टीमेटली किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि भाई उसका जो पैसा है वो चला गया या लॉस हो गया उसको, ठीक है। तो क्या करता है ये, इट प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट इन द रिस्क ऑफ लॉस के टाइम में इंसान को एक तसल्ली होती है कि हाँ भाई अगर कल को कुछ हो भी जाता है तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे, यानी हमारा पैसे का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फिर ये क्या करता है, हमको प्रोटेक्ट करता है, जाहिर सी बात है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम
अनफोर्सीन रिस्क, क्योंकि देखो बेटा जब भी इंश्योरेंस कराते हैं तो इन सारे चीज़ों से कराते हैं जिनके बारे में हम नहीं बता सकते कि होना है। अब फ्लड आना, ये कोई बता थोड़ी सकता है, भगवान थोड़ी है कि हर कुछ बता देंगे। तो हम नहीं बता सकते कि भाई फ्लड आने वाला है या फिर कुछ भी ऐसी घटना होने वाली है, एक्सीडेंट होने वाला है, हेल्थ खराब होने वाली, बीट एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, रिस्क शेयरिंग। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में बताया कि बहुत सारे लोग मिल करके बोलते हैं ना, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब अगर हमसे ऐसे कहा जाए कि भाई सबकी मदद करो, एक दूसरे की क्राउड फंडिंग करो, तो करते हैं लोग क्राउड फंडिंग, ऐसा नहीं है, बट जनरली नहीं करेंगे। मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है कि बिल्कुल श्योर है कि हाँ भाई बहुत लोग प्रीमियम भर रहे हैं और कुछ लोग जिनको ज़रूरत पड़ेगी उनको मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं रिस्क शेयर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक और फैक्टर है, दैट इज असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये क्या फंडा है, तुम कहोगे भाई इंश्योरेंस से कैपिटल कैसे बन रहा है। तो देखो क्या होता है ना कि जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं आपका जो कैपिटल है, जो पैसा आप ले रही हैं, हर कोई एक साथ तो क्लेम मांगने आ नहीं जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उनको कमाना है ना बेटा। इतने सारे लोग पॉलिसी बेच रहे हैं, उनको पैसे देना है। उसके बाद फिर उन्होंने जो ऑफिस बना रखा है, एसी का बिल है वगैरह वगैरह, तो सब कुछ तुमको ही दे देंगे तो वो खुद क्या रखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं कि उन पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लोन के फॉर्म में या किसी भी जो भी उनको लगता है सही, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके लिए उसी का कहने का मतलब है कि वो ये पैसा जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको इसका इंश्योरेंस का बेसिक समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम आपका हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, कि भाई इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री है, कैसे इंश्योरेंस इंडिया में आया और कैसे ये लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहा है, ये सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप बिल्कुल हमसे ले सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं लिया है, ले लो बेटा, अब टाइम नहीं है ना। एडमिट कार्ड बस आने ही वाला है, तो अब टाइम नहीं है। और क्या है कि जब भी आप नोट्स लो तो उसको लेक्चर के रेफरेंस से पढ़ो, है ना, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। चलिए तो आते हैं हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया। अब ऐसे बात कही जाए तो इंश्योरेंस का जिक्र जो है वो मनुस्मृति में भी था, ठीक है। कहने का है कि भाई मनुस्मृति में भी इंश्योरेंस की बात कही गई है, लेकिन अगर बिल्कुल प्रॉपरली माना जाए तो इसका मेंशन किया गया है कहाँ बेटा, अर्थशास्त्र में किया गया है, ठीक है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है ना। आप, मुझे लगता है कि ये तो आप सबको पता ही होगा कि किसके द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ये लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, ये आपको पता है कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। और इसमें बहुत सारी फिलॉसफीज़ हैं अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना, इन सब के बारे में। चलिए तो ये तो हो गया। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बात तो कर नहीं रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं अभी के बारे में। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कहाँ से आया, ये कहाँ से इमर्ज हुआ, तो इट हैज़ इमर्ज्ड फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये इमर्ज हुआ इन 1818 में बात की गई कि भाई बहुत लोगों को बहुत रिस्क हो जाता है, तो क्यों ना इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट लाया जाए, ठीक है। और उसके बाद एक कंपनी आई जिसका नाम था, अब याद करो कि 1818 में इंग्लैंड के लोग इंडिया में भी थे, तो एक कंपनी आई जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। फर्स्ट कंपनी कह सकते हैं आप, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। लेकिन इसकी बड़ी अच्छी खासियत थी। क्या खासियत थी कि ये सिर्फ था यूरोपियंस के लिए, इट वॉज फॉर यूरोपियंस ओनली, यूरोपियंस के लिए था बस, इंडिया के लोगों के लिए नहीं था, ठीक है। उसके बाद फिर कहा गया कि भाई ये तो गलत बात है, इंडियंस को भी इंश्योरेंस चाहिए। ऐसे बहुत सारे झंझट लफड़े झगड़े हुए, है ना, क्योंकि उस समय पे स्वराज की बात की जा रही थी, है ना। मतलब उस समय तो नहीं, बट लोगों को कहीं ना कहीं ये थॉट तो आ ही चुका था कि भाई हमारे बेनिफिट की कोई बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी, तो इन्होंने क्या किया कि सोचा कि क्यों ना हम इंडियंस को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो दे इंक्लूडेड इंडियंस टू, ठीक है, दे इंक्लूडेड इंडियंस। ये जो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, फिर और भी कंपनीज, तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस को इंक्लूड किया। लेकिन कहा कि बेटा कान सीधे नहीं पकड़ा जाए तो टेढ़े से पकड़ेंगे हम, यानी कि इन्होंने कहा कि हम तुम्हें इंक्लूड तो करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, हम चार्ज करेंगे हैवी एंड एक्स्ट्रा प्रीमियम। हम क्या करेंगे, आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप डायरेक्टली ना नहीं कर पा रहे हो तो आप इतना बढ़ा दो कि सामने वाला उसकी हैसियत ही ना हो सके कि वो उसको अफोर्ड कर सके, ठीक है। तो इंडियंस को तो इंक्लूड किया, लेकिन क्या किया कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम जो है वो चार्ज करने लगे, ठीक है।
उसके बाद फिर इसके लिए भी बहुत झंझट झगड़े हुए कि भाई ये तो गलत बात है, अब इंडियंस अगर चाहेंगे तो क्या वो इतने सारे पैसे देंगे। उसके बाद यहाँ पे 1870 में, सोचो इतने इतने साल झगड़े झंझट, 50 साल झगड़े झंझट ही होने लगे, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी आई जिसका नाम था बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी, ठीक है। तो बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी नाम की एक कंपनी आई जिन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम इंडियंस को भी इंश्योर करेंगे, ठीक है, नॉर्मल रेट्स पे। बात समझ में आ गई? तो इंडियंस को भी इंश्योर करने लगे ये नॉर्मल रेट पे, ठीक है। उसके बाद फिर 1896 मतलब अब और कंपनी आने लगी। 1896 में आई भारत इंश्योरेंस कंपनी, भारत इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई होप आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 1905 में, 1896 तक की तो कथा हो गई, 1905 में और 1907 में, याद करो ये वही समय है जहाँ पे बंगाल का पार्टीशन चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था, बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। तो यहाँ पे 3 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज आई, ठीक है। पहले का नाम था यूनाइटेड इंडियन मद्रास, यूनाइटेड इंडियन मद्रास, ठीक है। अब ऐसे इससे क्वेश्चन अगर आ जाएगा ना तो लोगों को लगेगा अरे ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है, लेकिन नहीं बेटा, ये इंश्योरेंस का सवाल है, ठीक है। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको इतना तो पढ़ के जाना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा आया हमारा क्या, नेशनल इंश्योरेंस इन कोलकाता, नेशनल इंश्योरेंस इन कोलकाता। और तीसरा आया हमारा कोऑपरेटिव एश्योरेंस इन लाहौर, ठीक है। तो 3 कंपनीज आई, पहला है यूनाइटेड इंडियन मद्रास, दूसरा है नेशनल इंश्योरेंस इन कोलकाता, तीसरा है कोऑपरेटिव एश्योरेंस इन लाहौर, ठीक है। अब ये तीनों कंपनीज इंडियन कंपनीज थी, इंडियन लोगों को इंश्योर करती थी, ठीक है। लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं था बेटा। अभी तक क्या था कि सिर्फ कंपनीज तो बनती जा रही थी, लेकिन इनको कहीं ना कि अगर आपको इनॉर्मस पावर दे दिया जाए या किसी को भी इनॉर्मस पावर दे दिया जाए तो फिर वो क्या करते हैं, वो उसको मिसयूज करना चालू कर देते हैं, है ना। तो आप कह नहीं सकते कंपनीज का, मतलब कोई ऐसा रिटन फैक्ट नहीं है कि ये लोग मिसयूज कर रहे हैं पावर को या कुछ भी, पर अगर उनको चलाने के लिए कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ना, कभी ना, हर एक इंसान का मूड बदलता है। तो इसीलिए उसके बाद क्या हुआ कि एक नया डेवलपमेंट आया 1912 में जिसका नाम था लाइफ इंश्योरेंस, और LIC, याद है LIC अभी भी चलता है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये आया 1912 में। अब इसमें कहा गया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीमियम रेट का एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पेरियोडिक वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कंपनी की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी कर दिया इन्होंने, यानी कि क्या कहा, पहला कि प्रीमियम रेट टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया कि आपको पेरियोडिक वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कंपनी की, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इनमें रूल रेगुलेशन ले आए, तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पे भी इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था, ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि भाई ये तो बड़ा गड़बड़ चल रहा है, मतलब LIC एक्ट जो 1912 की है ये कहीं ना कहीं इंडियंस और फॉरेनर्स में क्या कर रही है, डिफ्रेंशिएशन कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद 1938 में हमारे पास आया जिसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट। ये क्या था, बेसिकली इंडियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए 1938 में इंश्योरेंस एक्ट आया, ठीक है। उसके बाद 19 जनवरी, बेटा ये सब डेट्स जो है मैंने पहले ही बताया कि मैं आपको ऑलरेडी बहुत क्रिस्प करके पढ़ाती हूँ, तो इससे ज़्यादा क्रिस्प करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस, ये जो 19 जनवरी 1956 बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। क्यों ऐतिहासिक दिन है? क्योंकि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो नेशनलाइज हो गया, लाइफ इंश्योरेंस वॉज नेशनलाइज्ड, ठीक है। और लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइज्ड हो गया और LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है, जो इसको भी हम LIC के नाम से जानते हैं, उसको बनाया गया। नाउ दिस हैज़ बीन फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये आपका हो गया 1956 में आपका LIC का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद 1957 में हमारा बना GIC। अब ये GIC क्या बोलो कि भाई LIC से कम था क्या जो GIC बन गया? तो GIC वॉज जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल। अब इसका क्या फंक्शन है? तो ये इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का एक विंग था बेटा, ठीक है, जो कि क्या करता था, क्या इसका फंक्शन था? तो ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट फ्रेम करता था। इट्स फंक्शन वॉज टू फ्रेम कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट किस खुशी में कोड ऑफ कंडक्ट? ताकि जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो इंश्योरेंस का पूरा प्रैक्टिस चल रहा है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और शांति से सारा काम चले, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1968 में इंश्योरेंस एक्ट को अमेंड किया गया।
इंश्योरेंस एक्ट को क्या किया, जो 1938 में बना था, इसको अमेंड किया गया। क्या क्या नया लाया गया, तो यहाँ पे एक नया कमेटी आया जिसका नाम था टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटा कि ये सब क्या है कि पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो इसलिए मतलब लास्ट में थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अब अगला जो है 1972 में आया आपका GIB नेशनलाइजेशन एक्ट। ठीक है, नेशनलाइजेशन एक्ट। चलिए, तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री इंश्योरेंस का। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आएगा, बट आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कब तक चला और कहाँ तक गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अरे यार, ये बड़ा झंझट हो रहा है नहीं नया पेज निकालने में। ठीक है, ऐसा थोड़ा अजीब लग रहा है क्या, मैं दिख नहीं रही हूँ तो, बट बेटा क्या करूँ मैं, मतलब थोड़ा सा क्या है ना कि फैमिली में यू एक्चुअली डोंट गेट टाइम टू डू दिस। ठीक है, पर एज प्रॉमिस्ड, मैंने आपसे प्रॉमिस करा है तो मुझे तो अपना प्रॉमिस निभाना ही है। तो मुझे देखे बिना ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो एटलीस्ट, है ना। द मेन एम इज़ कि पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ना है वो तो चलो ठीक है, देखने का क्या है, देखने का मैं एक दिन लाइव ही आ जाऊँगी, आपसे खूब सारा Q&A करूँगी और मुझे बताइएगा कि विल यू बी वेलकमिंग इट, कि अगर मैं लाइव आऊँ और आपसे आपके सवालों का जवाब दूँ तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा। तो ये मुझे सजेशंस वगैरह देते रहा करो। पता है अभी आप लोगों के क्या फीडबैक्स बड़े कम हो गए हैं, तो आई डोंट लाइक इट कि मतलब ठीक है, अभी लेक्चर्स भी मुझे पता है कम हो गए, बट एटलीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट अ गुड कन्वर्सेशन, है ना, क्योंकि कन्वर्सेशन होते रहना अच्छा होता है। इट्स ऑलवेज गुड कि हम कन्वर्सेशन करते रहें। चलिए, तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अब हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब ये क्या है भैया, तो देखो इंश्योरेंस जो एक कॉन्सेप्ट है बेटा, वो कोई अर्निंग का मेथड नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस का मतलब ही यही है कि अगर किसी को नुकसान हो रहा है, किसी की तकलीफ में हम उस तकलीफ को बांट सकें, यही इसका मोटिव है। ठीक है, और इसीलिए इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही आया। अदरवाइज किसी को क्या पड़ी है बेटा, किसी को क्या ही फर्क पड़ता है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को हेल्थ इश्यूज हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी फॉर अ गुड कॉज कह सकते हैं कि फॉर अ गुड कॉज, कि भाई अगर किसी पे अचानक से दुख पड़ा है तो उस दुख को हम क्या करें कि बांटें। ठीक है, तो इसलिए पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है utmost गुड फेथ। ठीक है, इसको मैं लैटिन मैगजिम में लिख देती हूँ, दैट इज उबरमेई फेडेई। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, अगर ये टर्म आ जाए, क्योंकि ये टर्म आया हुआ है। ठीक है, तो ये अगर टर्म आ जाए तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब है utmost गुड फेथ। कहने का मतलब ये है कि दोनों इंश्योरर और इंश्योर्ड, यानी कि जो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है और जो बंदा अपना इंश्योरेंस करा रहा है, दोनों को ही एक अच्छा फेथ डिस्प्ले करना है दोनों की तरफ, है ना। मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट की तरफ एक अच्छी नीयत से कॉन्ट्रैक्ट पे आना है। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि मुझे इंश्योरेंस कराना है। ठीक है, मुझसे कहा गया कि भाई आप अपने पूरे जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, ठीक है, आपका जितना भी मेडिकल हिस्ट्री है, ये सारा कुछ आप बताइए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने चालाकी दिखाई कि नहीं भैया मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, और पता चला कि होगी। ठीक है, अगर मुझे ही नहीं पता है तो बात अलग है, लेकिन अगर मुझे पता है फिर भी मैं छुपा रही हूँ, तो फिर क्या वो गुड फेथ में काम हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। तो यही कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में पहला प्रिंसिपल ही यही कहता है कि भैया आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी बरतनी है ना। मैं आपसे हमेशा क्या कहती हूँ कि भाई अगर मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे मतलब मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपसे ईमानदारी बरतूँ, राइट। तो यही चीज़ कहा गया, और ये सिर्फ इंश्योरर मतलब जो इंश्योर्ड है उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये किसके लिए है भाई, ये दोनों के लिए ही है, दोनों के लिए इक्वल है। ठीक है, कि मतलब मान लेते हैं कि कोई बंदा है, ठीक है, और उसने कोई एक्सीडेंट क्लेम ले रखा था या कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा था। अब उसकी डेथ हो गई और किसी को मतलब उसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, नोबडी नोज अबाउट दैट कि भैया इस बंदे ने इंश्योरेंस भी ले रखा था। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके फैमिली को बताओ। अब बहुत सारे इंश्योरेंस वाले क्या करते हैं कि कोई क्लेम करने नहीं आता तो वो भी चुपचाप बैठ जाते हैं कि अरे अच्छा है कोई क्लेम करने ही नहीं आ रहा है। तो क्या ये गुड फेथ बता रहा है? बिल्कुल नहीं बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। दोनों ही को क्या करना है कि एक दूसरे के टुवर्ड्स अच्छा
बिहेवियर और अच्छी नीयत रखनी है, ठीक है। और मुझे लगता है कि दुनिया में हर किसी के लिए एक अच्छी नीयत और एक अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ व्हाट माय सीनियर टेल्स मी एवरी डे। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब क्या कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई सीनियर, और मुझे और ज़्यादा खुशी होगी कि आप भी इस चीज़ को सीखें, ठीक है। दूसरा है क्या बेटा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अब ये क्या है भाई, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो इंश्योर्ड है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट मैटर में, ठीक है, उस सब्जेक्ट मैटर में कि किस चीज़ का हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। मान ले हेल्थ का इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो भैया आपका जो इंटरेस्ट है वो कन्फाइंड है टू योर हेल्थ, ठीक है। अब आप सोचोगे कि भाई कुछ और चीज़ में हम उसको इंक्लूड कर लें। मान लिया कि कुछ ऐसा हुआ कि आपने फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है, कि अगर कोई आपके गुड्स हैं, बहुत महंगे गुड्स हैं, और अगर वो फायर से खराब हो, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो आपको उसका कॉस्ट मिलेगा, ठीक। अब क्या किया आपने कि मान लिया फायर से नहीं बल्कि पानी से खराब हो गया, लेकिन आप फिर भी क्लेम कर रहे हो, तो क्या वो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था? नहीं था। तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है आपका उसी में आप कन्फाइंड रहिए। ये है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। थर्ड है आपका इंडेमनिटी। अब इंडेमनिटी देखो, इंडेमनिटी क्या है बेटा, ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई होती है? बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट अगर आए तो बिल्कुल ना कर दीजिए, ठीक है। तो डज नॉट अप्लाई टू लाइफ इंश्योरेंस। और इंडेमनिटी है क्या, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इंडेमनिटी का मतलब है कि भाई अगर मान लेते हैं कि अगर आपका कोई गुड्स डैमेज हो गया है, ठीक है, कोई भी चीज़ जिसकी आपने इंश्योरेंस ले रखी थी वो अगर डैमेज हो गई है, तो आपको उसका क्लेम कहाँ तक मिलेगा? तो बेटा आपको उसका क्लेम वहीं तक मिलेगा जहाँ जितने के गुड्स लॉस हुए हैं, ठीक है। और जितना मतलब एक्चुअल में आपका गुड जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है। मान लिया कि आपका गोडाउन था जिसमें जो सामान रखा था उसको आपने इंश्योर करा लिया, ठीक है। अब आपने 2 लाख का सामान रखा, मान लो 5 लाख का सामान रख रखा था, ठीक है। अब 5 लाख का सामान रख रखा है और आपने जब अगर वो गुड डिस्ट्रॉय हो गया तो आपने क्या किया, 10 लाख का क्लेम ले लिया। 10 लाख आपने अप्लाई कर दिया कि भाई मेरा तो 10 लाख का सामान था। तो क्या आपका एक्चुअली 10 लाख का सामान था? बिल्कुल नहीं। तो आपने क्या किया कि भाई नहीं, हमको मेंटल आगनी हो गई, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा इससे कारण वो रॉ मटेरियल था, अब मैंने क्लाइंट से पैसे ले रखे हैं, मैंने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं, अब वो ब्याज का पैसा मुझे देना है। तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपना खर्चा अगर जुड़वाओगे। तो कहा जा रहा है बेटा कि यू आर इंडेमनीफाइड। आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो ये कहता है कि भाई आपको जो लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसका ही कंपनसेशन मिलेगा, उससे रिलेटेड चीज़ों का कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। कि मान लिया कि मैंने 2 लाख का सामान रख रखा था और वो 2 लाख का सामान से मैं 10 लाख का सामान बनाने वाली थी, तो मैं 10 लाख का थोड़ी ना क्लेम कर दूंगी कि भाई वो 2 लाख से मैं 10 लाख का सामान बनाती तो वो मेरा नुकसान हो गया। नहीं, जितने का सामान है, जितना सामान जिस एक्सटेंट तक इंश्योर्ड है उतना ही आपको मिलेगा। अब कहा गया क्या बेटा कि ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। तो बेटा जाहिर सी बात है कि लाइफ इंश्योरेंस पे कैसे अप्लाई होगा? क्यों? क्योंकि लाइफ को क्या आप गिन सकते हो? कैन यू काउंट की द इंटेंसिटी ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ की लॉस ऑफ लाइफ को हम कितने रुपए से काउंट कर सके? नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस से जो है वो काउंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक आता है आपका, एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज सब्रोगेशन। नाउ व्हाट इज दिस सब्रोगेशन? देखो सब्रोगेशन का मतलब होता है, इसको मैं एक एग्जांपल की तरह से बताती हूँ आपको, ठीक है। मान लेते हैं कि एक बंदा है, इसकी एक कार है, ठीक है, कार है ए। अब दूसरा बंदा जो है वो कार बी आया और इस पे जाके कोलाइड कर गया। अब ये कार बेचारी डैमेज हो गई, ये कार क्या हो गई? डैमेज हो गई। अब ये बंदा आ करके इस पे कोलाइड कर चुका है, ये कार भाई साहब जो है वो डैमेज हो चुके हैं, है ना, ये कार जो है वो डैमेज हो चुका है। तो अब हमको क्या, अब जो इंश्योरेंस कंपनी है, मान ली इसने किसी से अपना इंश्योरेंस ले रखा होगा, वो इंश्योरेंस आकर के इसको पैसे देगी। भाई इसका डैमेज हुआ है तो इसको आकर के पैसे देगी। नाउ दिस इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द होल राइट टू क्लेम फ्रॉम कार बी। किसकी गलती से हुआ है? कार बी से हुआ है। तो कहा जा रहा है कि अगर एक बार इंश्योर्ड पर्सन को कंपनसेशन मिल गया, नाउ द राइट ऑफ ओनरशिप टू दिस पास टू द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ये राइट जो है वो किसके पास चला जाता है? इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाता है। और नाउ द इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द फुल राइट, अब इंश्योरेंस कंपनी के पास पूरा राइट है कि वो क्या कर सकती है, वो अपना पैसा वसूल सकती है। क्योंकि गलती किसकी थी? कार बी की थी। कार बी ने इसका कार जो है उसका चकनाचूर भरता बना दिया,
तो अब नाउ कार बी हैज़ द होल राइट, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द होल राइट कि वो क्या कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं और उससे अपना डैमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शिफ्ट ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, ये जो शिफ्ट ऑफ राइट है, कार ए, पहले राइट किसका था, कार ए पे ए का राइट था, लेकिन अब वो इंश्योरेंस कंपनी का राइट है, वो इनके बिहाफ में कार बी से फाइट कर सकते हैं। तो दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आएगा बेटा एग्जाम में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमको मालूम ही नहीं है, हमको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। अगले जो अगला क्लास होगा उसमें हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, अगर मेरा चेहरा बिना देखे आपको थोड़ा अजीब लग रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे फीडबैक सेक्शन में कनेक्ट कर सकते हो बेटा, वाया पर्सनल व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी एग्जाम पास है तो आई नो कि आपको बहुत सारे इश्यूज आ रहे होंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जिन्होंने नहीं लिया है बेटा ले लो, अभी भी टाइम है, ले लो। और नोट्स जिनको चाहिए, जिनको नोट्स की ज़रूरत हो रही है, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि बिना फेस देके आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो डू शेयर योर व्यूज़, ठीक है। चिंता नहीं करो, अभी मैं 2-3 दिन में आपके सारे सेशन जो है वो फटाफट से रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी कि आपको डालूँ ये मतलब वीडियोस प्रॉपरली बनाऊं, लेकिन क्या है कि बोला कि फंक्शंस वगैरह के कारण आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है बेटा, तो इसीलिए डोंट माइंड इट, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय।